एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे थे घटना चक्र आई दृष्टि मैगजीन को, जिसमें हम नेशनल अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय पद से रिलेटेड अब तक 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पद से रिलेटेड 7वां लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है, जिसका पहला टॉपिक है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चूँकि 4 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, तो किसे स्वीकृति प्रदान की? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को। और इसे राष्ट्रपति का असेंट मिल गया कब? 17 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और ये बिल क्या हो गया? एक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके थ्रू क्या किया गया? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में संशोधन किया गया। ठीक, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में संशोधन करके समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और कहाँ पे की गई? तो तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में। ठीक है, अब हम थोड़ा देखते हैं समक्का सरक्का के बारे में। ये जो समक्का और सरक्का हैं, ये माँ और बेटी हैं। ठीक है, ये कोया ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ठीक, और इन्हीं के नाम पे एक मेला लगता है जिसे समक्का सरक्का जठारा मेला कहते हैं। समक्का सरक्का जठारा मेला कहते हैं। अगर इस मेले की विशेषता की बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद। मतलब सबसे बड़ा मेला भारत का कौन सा है? तो कुंभ मेला है। अगर कुंभ मेले के बाद बात करें कि कौन सा मेला सबसे बड़ा है, तो समक्का सरक्का जठारा मेला है। ठीक, इस मेले की और एक विशेषता है, ये भारत में ही नहीं अपितु पूरे एशिया में सबसे बड़ा जनजाति मेला है, लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर है। ठीक है, ये द्विवार्षिक मेला है, मतलब 2 साल में एक बार लगता है। ठीक है, समक्का सरक्का ये जो माँ और बेटी थी, इन्होंने 12वीं सेंचुरी में जो काकतीय रूलर थे, इन्होंने सूखे के स्थिति में जनजाति लोगों पे टैक्स लगा दिया था। इसी के विरोध में इन माँ और बेटी ने एक विद्रोह किया था। ठीक है, इन्हीं की याद में जो तेलंगाना सरकार है, वो समक्का सरक्का जठारा फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया गया है। यानी कि राज्य उत्सव के रूप में समक्का सरक्का जठारा मेले को राज्य उत्सव के रूप में घोषित कर दिया है। किसने? तेलंगाना सरकार ने। जो हमारा अगला न्यूज है वह ट्रेवल फॉर लाइफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं ये किससे रिलेटेड है। तो ये टूरिज्म को प्रमोट करता है। ठीक, इससे पहले अब देखते हैं हम कि ये जो है न्यूज में क्यों है। चूँकि 27 सितंबर 2023 को, कब? 27 सितंबर 2023 को इस दिन कौन सा दिवस पड़ता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस पड़ता है। 27 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस पड़ता है? विश्व पर्यटन दिवस। तो 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली से ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम की वैश्विक रूप से शुरुआत की। ठीक, यानी कि ग्लोबल लेवल पे ट्रेवल फॉर लाइफ को लॉन्च किया गया। ठीक, अब देखते हैं ट्रेवल फॉर लाइफ के बारे में। ये मिशन लाइफ के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मिशन लाइफ के अंतर्गत। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि मिशन लाइफ क्या है। तो ये मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक सेक्टोरल प्रोग्राम है, यानी कि क्षेत्रीय कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति, यानी कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है, ये जो ट्रेवल फॉर लाइफ है, ये 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है। पहला क्षेत्र स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ और दूसरा ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। ठीक है, अब हम मिशन लाइफ के बारे में देखते हैं क्या है ये मिशन लाइफ। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ का फुल फॉर्म क्या है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए? आपका लाइफ स्टाइल आपके इन्वायरमेंट के अनुरूप होना चाहिए, जिससे कि इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो इसका जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण। ठीक है, अब ये जो ट्रेवल फॉर लाइफ है, इसको मोदी ने ग्लासगो के COP26 में प्रस्तावित किया था। कब? COP26 में। ठीक है, और अगर बात करें इसके जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, जो ऑफिशियल घोषणा हुई थी, वो कब हुई थी? तो मोदी ने एकता नगर गुजरात से स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ की औपचारिक शुरुआत की थी। ठीक,
अब इसके तहत क्या करना है, 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँवों एवं स्थानीय निकायों यानी कि विलेजेज और अर्बन लोकल बॉडीज को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है। ठीक, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना इसका लक्ष्य है। ठीक, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड कि भारत जो है लाइफ को अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल करने वाला पहला देश है। यानी कि भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान है उनमें शामिल करने वाला पहला देश बना है। ठीक, इससे पहले कोई भी देश मिशन लाइफ को अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल नहीं किया है। ठीक, जो हमारा अगला न्यूज है वो हमारा अगला न्यूज है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम परियोजना। तो 27 सितंबर 2023 को, कब, 27 सितंबर 2023 को पर्यटन दिवस के ही अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है, तो अगर बात करें इसके तहत कुल कितने गांव सम्मिलित हैं तो 23 गांवों को शामिल किया गया है। ठीक, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें से पाँच गांवों को गोल्ड, 10 गांवों को रजत तथा 20 गांवों को ब्रॉन्ज श्रेणी में यानी कि कांस्य कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया। ठीक है, कुछ गांव देख लेते हैं जो टॉप पे रहे हैं स्वर्ण श्रेणी में। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दावर जो गांव है वो जम्मू कश्मीर का है। जिला है बांदीपोरा। ठीक है, बांदीपोरा। दूसरा सरमौली जो कि उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इससे रिलेटेड जो एग्जाम में अगर आना होगा तो यही आएगा कि रजत श्रेणी में उत्तर प्रदेश का एक गांव शामिल है। कौन सा गांव शामिल है तो कुरौना ग्राम शामिल है। ठीक, उत्तर प्रदेश का। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हल्दी के बारे में ही बात करते हैं। तो हल्दी जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है तो जिंजी बेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और यह एक फ्लावरिंग प्लांट है यानी कि एक पुष्पी पादप है। ठीक, अगर बात करें हल्दी की तो यह सदाबहार और औषधि गुणों से युक्त पौधा होता है। ठीक है, करक्यूमिनाइड्स जो हल्दी है उसमें जो बायोएक्टिव यौगिक होता है वह क्या काम करता है, वह एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर रोधी गुणों से युक्त होता है। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर रोधी गुणों से युक्त होता है। तो हमने देखा क्या हल्दी के पास बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ये आपके मैगजीन में नहीं दिया गया है, पुराने मैगजीन में दिया गया था। ठीक, पता नहीं क्यों इस मैगजीन में से हटा दिया गया। तो इंडिया जो है सबसे बड़ा हल्दी का प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है। ठीक, आगे देखते हैं। 4 अक्टूबर 2023, कब, 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया। ठीक है, अब इससे हमें लाभ क्या होंगे तो सबसे बड़ा लाभ जो होने वाला है, हम हल्दी के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देंगे। ठीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाले हैं। ठीक, और जो हल्दी संबंधित जो लाभ हैं उसके विषय में लोगों को जागरूक करना या लोगों में जागरूकता बढ़ाना इसका एक उद्देश्य है। और हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार विकसित करना भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो वैल्यू एडिड हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान का विकास भी करना इसका एक उद्देश्य है। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के केंद्रीय गतिविधि के माध्यम से 2030 तक भारत हल्दी निर्यात में $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम से रिलेटेड। अब देखते हैं क्या है ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम और क्यों है ये न्यूज में। चूँकि 19 सितंबर 2023 का दिन था। ठीक, जब महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128वां संशोधन विधेयक यानी कि जो हमारा बिल है वो कौन सा बिल है, 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक, तो ये 20 सितंबर 2023 को, कब, 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से तथा 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित होने के बाद 28 सितंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक, कब, तो 28 सितंबर 2023 को। अगर किसी बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वह क्या बन जाता है, वह एक एक्ट बन जाता है। तो हमने देखा हमारा बिल कौन सा था, हमारा बिल था 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बट एक्ट कौन सा होगा तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो
106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 के रूप में प्रेसिडेंट का असेंटमेंट लेने के बाद यह अधिनियमित हो गया। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया। ठीक। आगे देखते हैं। ये जो बिल है यह संसद के एक विशेष सत्र, एक स्पेशल सेशन के दौरान पारित किया गया था। इस बिल से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बात कि जो नया संसद भवन है उसमें ये पारित होने वाला पहला विधेयक है। पहला विधेयक है। ठीक है। इस विधेयक के पारित होने के बाद महिलाओं की जो न्यूनतम भागीदारी होगी, जो पार्लियामेंट में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी होगी वो कितनी होगी? 1/3 यानी कि 33% भागीदारी ये जो एक्ट है वो सुनिश्चित करता है। ठीक है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्यों की विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए जो कुल सीटें होंगी 1/3 वो आरक्षित होंगी। ठीक है। अब ये जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, इसके माध्यम से जो आर्टिकल 239AA है उसमें संशोधन किया गया है। तो इसमें संशोधन करके क्या किया गया? तो 3 आर्टिकल जोड़े गए जो कि 330A, 332A, 334A है। अब हम इससे रिलेटेड थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। जो 330A है वो लोकसभा के से डील करता है, जो 332A है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डील करता है, और जो 334A है वो कंडीशन बताएगा कि ये जो महिलाओं के लिए जो बिल लाया जा रहा है आरक्षण से संबंधित वो कब तक लागू होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं 330A में क्या है। तो 330A ये कहता है कि जो लोकसभा में SC और ST यानी कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है। तो और लोकसभा में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटें हैं उसकी 1/3 जो है SC और ST के लिए आरक्षित होंगी। तो मतलब क्या है इसका? जो लोकसभा है उसमें 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है। 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होंगी? महिलाओं के लिए, वुमेंस के लिए। और जो ये वुमेंस के लिए 1/3 सीटें निर्धारित हो गई, जो आरक्षित हो गई, उसी 1/3 में से जो SC और ST हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। ठीक है। उसी में SC और ST को भी इंक्लूड किया गया है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है 332A। 330 हो गया, 2 का गैप करके है 332A। ठीक। इसके तहत क्या होगा कि यही जो काम है मतलब प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो है सीटें आरक्षित होंगी या सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है। ठीक। अब 2 और जोड़ दें इसमें तो 334A आ जाता है। ठीक। इसके माध्यम से कहा गया कि महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षण होंगे उनके लागू होने से संबंधित कुछ शर्त, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि 334A में कुछ शर्त है। वो शर्त क्या है कि ये जो रिजर्वेशन है ना, ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होगा। ठीक है। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन की प्रक्रिया आगे कब होगी? तो आई थिंक 2026 में ये परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन होगा। ठीक। तो उसी की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होगा। और ये जो आरक्षण है ना वो 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद जो है कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा भी सकती है, जाहिर सी बात है बढ़ाएगी ही। ठीक है। एक बार आरक्षण मिलने के बाद बढ़ेगा ही। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड। ठीक। तो हम सबसे पहले देखते हैं विश्वकर्मा की कैटेगरी में आते कौन हैं। तो विश्वकर्मा मतलब लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, और ये लोग जो है और इन्हीं के जैसे लोग जो है ये विश्वकर्मा कैटेगरी में आते हैं। ठीक। हाँ, अब ये बात करें अगर विश्वकर्मा की, तो ये आर्टिशियन, कारीगर, शिल्पकार ठीक होते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यबल में इनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बट दुख की बात ये है कि इन्हें इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। ठीक है। अगर बात करें इससे पहले क्या कभी इसकी बात हुई थी, तो जी हाँ, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की थी। किसके बारे में? विश्वकर्मा योजना के बारे में।
और यह कैसा कैसा स्कीम है, तो यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब इस योजना को जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है MSME। ठीक है, इसका जो टैगलाइन है वो है सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। हाँ, इसकी अवधि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी अवधि कितने वर्षों के लिए है, तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 वर्षों के लिए। कब से कब तक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2023-24 से लेके 2027-28 तक। ठीक है, तो 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, तो 23-24 से लेके 27-28 तक। इसके अंतर्गत कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, तो 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। सबका नाम याद करना जरूरी नहीं, बट ये जो 18 है, ये जो नंबर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि देख लेते हैं कुछ कौन कौन से हैं, तो बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, ठीक, स्वर्णकार, ETC, आप लोग समझ ही जाएंगे। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो एम है वो है इस योजना के तहत, ठीक, इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने हेतु उन्हें एलिजिबल बनाना। उन्हें मतलब ये जो हमारे विश्वकर्मा हैं उनको एलिजिबल बनाना, उनका स्किल अपग्रेडेशन करना, यानी कि कौशल विकास करना, और क्षमताओं एवं उत्पादकता के साथ साथ उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर एवं अत्याधुनिक उपकरण तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना इनका उद्देश्य है। ठीक है, इसके लिए इन्हें PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा ID कार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। जो हमारा अगला न्यूज है वह है आयुष्मान भवा अभियान से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। चूँकि 13 सितंबर 2023 का दिन था जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भवा योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, अगर बात करें आयुष्मान भवा अभियान की, तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है और यह एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। कैसी पहल है, तो राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रत्येक गांव एवं शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर बात करें इस अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, इस अभियान को जो है 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया। ठीक है, अब ये जो स्कीम है आयुष्मान भव स्कीम, ये किस पे आधारित है, तो ये जो है आयुष्मान भारत स्कीम पे बेस्ड है। तो हम देख लेते हैं एक बार आयुष्मान भारत क्या है। आयुष्मान भारत जो है वो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। ठीक है, इस आयुष्मान भारत जो योजना है वो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। ठीक, और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये जो है SDG 3 गोल पर काम करती है। अब हमारा SDG 3 गोल क्या है, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हमने पहले भी बोला है कि SDG गोल जो हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से। आप लोग जानते हैं SDG 14 कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। तो लाइफ बिलो वाटर। SDG 15 कौन सा है, तो लाइफ ऑन लैंड। तो सारे के सारे जो SDG गोल्स हैं उनको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें 4 स्तंभ शामिल हैं। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, दूसरा स्तंभ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो तीसरा स्तंभ है वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, और जो चौथा स्तंभ है वह है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जो हमारा अगला न्यूज है वह है सांची भारत का पहला सोलार शहर। ठीक, सोलार सिटी। तो जो सांची है वो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जाहिर सी बात है आप लोग सांची के स्तूप के बारे में जानते ही हैं, जो कि अशोका ने बनवाया था। वर्ष 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यानी कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक, अब देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि बात है 6 सितंबर 2023 की, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया का पहला सोलार सिटी के रूप में लोकार्पण किया। किसे, सांची को।
ठीक। ये सांची जो है वो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग, ठीक, और IIT कानपुर के मध्य एक समझौता हुआ, एक MOU साइन हुआ। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा अगला न्यूज है वो है मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना। ठीक, तो बात है अक्टूबर 2022 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया और जो मोढेरा गांव है उससे जो है 24/7 सौर ऊर्जा संचालित यानी कि सोलार पावर्ड गांव घोषित किया। अब लोग जानते हैं मोढेरा टेम्पल के बारे में भी, ठीक, जो कि गुजरात में है। यहाँ ये जो है जो टेम्पल है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो गांव है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यानी कि यहाँ पे सनलाइट ठीक ठाक मात्रा में पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए जो है इसे जो है पहला सोलार पावर्ड विलेज भी घोषित किया गया है। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो यह भू आधारित यानी कि ग्राउंड माउंटेड 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक, इस गांव में क्या किया गया है कि 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अब ये जो सोलराइजेशन ऑफ मोढेरा हुआ, ये जो मोढेरा का सौरीकरण हुआ, तो ये किसके तहत हुआ? ये सन विलेज परियोजना, सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया। ठीक है, मोढेरा जो है वो भारत का प्रथम शुद्ध नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक यानी कि नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर गांव बन गया। ठीक है, धन्यवाद। इस तरह से हमारा नेशनल अफेयर्स का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक।